नमस्ते। आज हम उन अदृश्य ताकतों के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी पूरी दुनिया को आकार देती हैं। मतलब ये कैसे होता है कि एक छोटा सा धक्का या खिंचाव, जिसे हम साइंस में बल या फोर्स कहते हैं, एक नन्ही सी गेंद से लेकर आसमान छूती इमारतों तक हर चीज के बर्ताव को तय कर देता है। तो चलिए इस दिलचस्प साइंस की दुनिया में उतरते हैं। कभी सोचा है कि ये जो बड़े बड़े पुल होते हैं, ये ऊंची ऊंची इमारतें, ये सब तेज हवा, गाड़ियों के बोझ और खुद अपने ही वजन के जबरदस्त दबाव के बावजूद आखिर खड़ी कैसे रहती हैं? गिरती क्यों नहीं? इसका जवाब, इसका राज एक बहुत ही बेसिक साइंस में छुपा है। और वो साइंस है यांत्रिकी, जिसे इंग्लिश में मैकेनिक्स कहते हैं। जी हाँ, यही वो पावरफुल फील्ड है जो हमें वो चाबी देती है जिससे हम समझ पाते हैं कि कोई भी चीज बाहरी फोर्सेस के असर में आकर कैसे रिएक्ट करती है। तो सवाल ये उठता है कि ये यांत्रिकी आखिर है क्या चीज? देखिए, सिंपल भाषा में कहें तो ये साइंस की वो ब्रांच है जो ये स्टडी करती है कि जब किसी चीज पर बाहर से कोई फोर्स लगता है, मतलब कोई धक्का या खिंचाव, तो उस चीज की हालत पर क्या असर पड़ता है। सीधे सीधे कहें तो ये इस सवाल का जवाब ढूंढती है कि अच्छा, अगर इसे धकेला जाएगा तो क्या होगा। अब देखिए, इस चीज को समझने के लिए साइंटिस्ट अक्सर एक सिंपल, एक आइडियल मॉडल से शुरुआत करते हैं। और मैकेनिक्स में ये शुरुआती पॉइंट एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं दृढ़ पिंड या रिजिड बॉडी। ये एक तरह का परफेक्ट मॉडल है जो हमें कैलकुलेशन शुरू करने में मदद करता है। तो ये दृढ़ पिंड या रिजिड बॉडी क्या है? ये एक काल्पनिक चीज है। मतलब एक ऐसी चीज जिस पर चाहे कितना भी फोर्स लगा लो, उसके अंदर के कोई भी दो पॉइंट्स के बीच की दूरी कभी नहीं बदलती। ये ना कभी दबता है, ना खिंचता है और ना ही मुड़ता है। एकदम परफेक्ट। ये बस एक थ्योरी में ही मुमकिन है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जरा इस तस्वीर को देखिए। एक परफेक्ट रिजिड बॉडी में ये जो डी दूरी दिख रही है ना, दो पॉइंट्स के बीच, ये हमेशा हमेशा एक जैसी ही रहती है। चाहे कितना भी जोर लगा लो, ये दूरी नहीं बदलेगी। हाँ, ये बात और है कि असल दुनिया में ऐसी कोई चीज होती नहीं है, पर थ्योरी को समझने के लिए ये एक जबरदस्त टूल है। तो एक तरफ तो है ये हमारा थ्योरी वाला रिजिड बॉडी जो कभी नहीं बदलता, और दूसरी तरफ है असल दुनिया। और हम सब जानते हैं कि असल दुनिया की चीजें ऐसी परफेक्ट नहीं होती, वो कुछ और होती हैं। और असल दुनिया की इन्हीं चीजों को कहा जाता है प्रतिरोधी पिंड या रेजिस्टेंस बॉडी। यही वो कॉन्सेप्ट है जो इंजीनियरिंग और डिजाइन की असली दुनिया को दिखाता है। तो फिर ये प्रतिरोधी पिंड क्या होता है? ये एक ऐसी चीज है जो फोर्स का विरोध तो करती है, पर सिर्फ एक लिमिट तक। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है एक दीवार। नॉर्मल फोर्स लगने पर वो अपनी जगह पे टिकी रहती है, अपना आकार बनाए रखती है। और ये तस्वीर इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, एक दीवार मजबूत है, वो फोर्स को रोकती है, लेकिन उसकी एक लिमिट है। अगर उस लिमिट को पार कर दिया जाए, मान लीजिए किसी भारी मशीन से टक्कर मार दी, तो वो टूट जाएगी। उसके पॉइंट्स के बीच की दूरी बदल जाएगी। और यही सबसे बड़ा फर्क है रिजिड बॉडी और रेजिस्टेंस बॉडी में। एक की कोई लिमिट नहीं और दूसरे की एक लिमिट होती है। तो अब ये समझना जरूरी है कि रिजिड बॉडी और रेजिस्टेंस बॉडी के ये जो बेसिक आइडिया हैं ना, ये असल में मैकेनिक्स की पूरी दुनिया का दरवाजा है। ये एक तरह से नींव है। तो चलिए देखते हैं कि इस नींव पर आगे क्या क्या बनता है। रिजिड और रेजिस्टेंस बॉडी को समझने के बाद ही हम मैकेनिक्स की आगे की दुनिया में कदम रख सकते हैं। यहीं से हमें स्ट्रेस और स्ट्रेन, मतलब अंदरूनी फोर्स और चीजों में आने वाला बदलाव, थर्मल स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेस और शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट, थ्योरी ऑफ कॉलम, ये सब समझने में मदद मिलती है। ये सिर्फ भारी भरकम शब्द नहीं है, ये वो सिद्धांत है जिनका इस्तेमाल करके इंजीनियर्स हर रोज वो पुल, वो इमारतें और वो मशीनें बनाते हैं जिन पर हमारी जिंदगी टिकी है। तो अगली बार जब किसी पुल से गुजरें या किसी ऊंची इमारत की तरफ नजर उठाएं, तो एक पल के लिए जरूर रुकिएगा। उन अदृश्य ताकतों के बारे में सोचिएगा जो वहां काम कर रही हैं, और उन सिद्धांतों के बारे में भी जिनकी वजह से वो सब मुमकिन हो पाया है। क्योंकि हमारे चारों ओर की दुनिया असल में इन्हीं बुनियादी नियमों पर टिकी हुई है। कभी सोचा है, एक विशाल पुल और एक छोटे से रबर बैंड, इनमें क्या एक जैसा हो सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना, पर दोनों पर बल यानी फोर्स काम करता है। तो आज चलिए मैकेनिक्स की इसी कमाल की दुनिया में चलते हैं और समझते हैं कि इंजीनियर्स अपने आसपास की चीजों को कैसे देखते हैं, कैसे उन्हें अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये डिफॉर्मेबल बॉडी आखिर है क्या।
फिर देखेंगे कि बॉडीज के दो मेन टाइप कौन से होते हैं। इसके बाद हमारा पूरा ध्यान डिफॉर्मेबल बॉडीज पर होगा और आखिर में हम बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की, जो कि एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है। तो शुरू करते हैं सबसे पहला सवाल, आखिर ये डिफॉर्मेबल बॉडी है क्या भला? देखिए, इसका सबसे आसान उदाहरण है एक रबर बैंड। उसे खींचने पर क्या होता है? उसका आकार बदल जाता है ना? बस यही एक डिफॉर्मेबल बॉडी है। असल में दुनिया की लगभग हर चीज जिस पर भी फोर्स लगाने से उसका शेप या साइज बदल जाए, उसे हम डिफॉर्मेबल बॉडी कहते हैं। ठीक है, तो अब डिफॉर्मेबल बॉडी का मतलब तो समझ आ गया, पर मैकेनिक्स की बड़ी पिक्चर में ये कहाँ फिट होती है? और अगर एक टाइप ये है तो दूसरा टाइप क्या है? चलिए देखते हैं। ये जो फ्लो चार्ट है ना, इसे मैकेनिक्स का एक नक्शा समझिए। सब कुछ एक ही जगह से शुरू होता है, बॉडी, और फिर यहीं से दो रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता है रिजिड बॉडीज का और दूसरा डिफॉर्मेबल बॉडीज का। यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। और सच कहूं तो यही पहला और सबसे जरूरी क्लासिफिकेशन है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। तो इन दोनों में मेन फर्क क्या है? देखिए, रिजिड बॉडी एक आइडियल केस है, मतलब एक ऐसी चीज जिसे हम मानकर चलते हैं कि वो बिल्कुल नहीं बदलेगी। सोचिए एक पत्थर का ब्लॉक, जिस पर कितना भी जोर लगा लो वो मुड़ेगा नहीं। इससे कैलकुलेशंस आसान हो जाती हैं। लेकिन डिफॉर्मेबल बॉडी असली दुनिया है। यहां हर चीज पर जोर लगाने से थोड़ा ही सही, पर बदलाव तो आता ही है। अब ये जो रिजिड बॉडी मैकेनिक्स है, ये बहुत ही काम की चीज है। इसमें एक हिस्सा है स्टैटिक्स, जो हमें ये समझने में मदद करता है कि कोई बिल्डिंग अपने ही वजन से गिर क्यों नहीं जाती, और दूसरा है डायनामिक्स, जिससे हम ये पता लगाते हैं कि चलती हुई चीजें जैसे कि मोड़ लेती हुई कार कैसे बिहेव करेंगी। चलिए अब वापस अपने नक्शे पर आते हैं। हमने रिजिड बॉडी की बात तो कर ली। अब चार्ट के दूसरे हिस्से को देखते हैं, जो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स है लेकिन कहीं ज्यादा असली है। यहां भी बिल्कुल बेसिक साइंस की तरह ही हम डिफॉर्मेबल बॉडीज को दो हिस्सों में बांट देते हैं, सॉलिड्स यानी ठोस और फ्लूइड यानी तरल पदार्थ। और यहां से कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। डिफॉर्मेबल बॉडीज की ये जो दो ब्रांच हैं, पहली है सॉलिड मैकेनिक्स, इसमें हम स्टील बीम जैसी ठोस चीजों की स्टडी करते हैं, और दूसरी है फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसमें हम हवा और पानी जैसे तरल पदार्थों के बर्ताव को समझते हैं। ठीक है, तो अब हम सॉलिड मैकेनिक्स के अंदर भी एक बहुत ही खास एरिया में जा रहे हैं। इसका नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, और यही वो साइंस है जिसकी वजह से इंजीनियर्स सुरक्षित पुल, बड़ी बड़ी इमारतें और यहां तक कि हवाई जहाज भी बना पाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब किसी ठोस चीज पर लोड पड़ता है या उस पर दबाव डाला जाता है, तो उसके अंदर ऐसा क्या होता है? कौन सी चीज उसे फौरन टूटने से बचाती है? इसका जवाब है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, या जिसे शॉर्ट में SOM भी कहते हैं। इसको ऐसे समझिए कि यह मटेरियल के अंदर चल रही एक लड़ाई है। जब बाहर से कोई फोर्स किसी चीज को दबाता है, तो उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स वापस धक्का देते हैं। SOM बस इसी अंदरूनी रेजिस्टेंस, इसी अंदरूनी लड़ाई को समझने की साइंस है। अब SOM को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, इलास्टिक लिमिट। ये क्या है? ये किसी भी मटेरियल की, कह सकते हैं, एक खिंचाव की हद है। जब तक फोर्स इस हद के अंदर रहता है, तब तक वो चीज वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाती है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है एक स्प्रिंग। स्प्रिंग को खींचो, वो खिंच जाएगा, लेकिन जैसे ही छोड़ोगे वो फौरन वापस अपनी जगह पर आ जाएगा, है ना? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अपनी इलास्टिक लिमिट के अंदर है। पर अगर उसे हद से ज्यादा खींच दिया तो वो हमेशा के लिए वैसा ही खिंचा हुआ रह जाएगा। तो ये जो पूरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की फील्ड है, ये 3 पिलर्स पर खड़ी है। पहला है स्ट्रेस, यानी मटेरियल के अंदर से आने वाला जवाबी फोर्स। दूसरा है स्ट्रेन, यानी मटेरियल के शेप में कितना बदलाव आया। और तीसरा है स्टेबिलिटी, यानी वो बिना झुके या टूटे कितना लोड सह सकता है। यही 3 चीजें मिलकर किसी भी सेफ डिजाइन का आधार बनती हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इन अंदरूनी फोर्सेस को समझना ही हमें वो ताकत देता है जिससे हम छोटी छोटी मशीनी पुर्जों से लेकर बड़े बड़े विशाल पुलों तक सब कुछ बना पाते हैं। तो ये सब जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि हर चीज की एक टूटने की हद होती है, एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है। हम ये कैसे पक्का करें कि वो हद कभी ना आए? अगली बार जब किसी पुल से गुजरें या किसी ऊंची इमारत को देखें, तो ये याद रखिएगा कि वो सिर्फ लोहा और सीमेंट नहीं है, वो स्ट्रेस और स्ट्रेन की एक कहानी है। एक ऐसा डिजाइन है जिसे इंजीनियरों ने ये सोचकर बनाया है कि वो जरूरत पड़ने पर झुके जरूर पर कभी टूटे नहीं। और मटेरियल्स के इसी बर्ताव को समझना ही हमारी आज की मॉडर्न दुनिया को बनाता है।
जब भी कोई चीज़ बनाई जाती है, मान लीजिए एक कुर्सी या फिर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग, तो उसे बनाने से पहले इंजीनियर्स को ना एक बिल्कुल परफेक्ट, एक आदर्श दुनिया की कल्पना करनी पड़ती है। तो चलिए आज इंजीनियरिंग की नींव में छिपी उन्हीं कुछ सुनहरी मान्यताओं को समझते हैं। अब देखिए, ये जो हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं ना, ये देखने में तो बड़े साधारण लग सकते हैं, लेकिन सच कहूं तो इनमें इंजीनियरिंग के कुछ सबसे बड़े राज छिपे हैं। ये वो बुनियादी नियम है जिनके बिना कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी ढांचा खड़ा ही नहीं हो सकता। तो आइए देखते हैं कि इनमें ऐसा क्या खास है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी गुप्त मान्यताएं हैं, कौन से अजम्पशंस हैं जो हर इंजीनियर को कोई भी कैलकुलेशन शुरू करने से पहले ही मानकर चलने पड़ते हैं। चलिए इन्हीं नोट्स में इसका जवाब ढूंढते हैं। देखिए, सारी कहानी शुरू होती है दो बहुत ही बेसिक मान्यताओं से। इंजीनियर्स ये मानकर चलते हैं कि वो जिस भी मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं वो होमोजेनियस है और आइसोट्रोपिक है। अब हाँ, ये शब्द सुनने में थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, पर विश्वास कीजिए, इनके पीछे का जो आइडिया है वो बहुत ही सिंपल है। तो पहली मान्यता है होमोजेनियस। इसका मतलब क्या है? बहुत सीधा सा मतलब है, मटेरियल हर जगह से एक जैसा है। मतलब अगर उसका कोई भी छोटा सा हिस्सा लिया जाए तो उसकी प्रॉपर्टीज, उसके गुण हमेशा एक जैसे ही रहेंगे। इसको समझने का एक बढ़िया तरीका है। सोचिए कि एक केक का बैटर है जिसे बहुत अच्छी तरह से फेंटा गया है। अब आप चम्मच से बैटर पॉइंट P1 से निकालें या पॉइंट P2 से, हर बार स्वाद और बनावट बिल्कुल एक जैसी होगी, है ना? बस इंजीनियरिंग की दुनिया में इसी को होमोजीनियस कहते हैं। अच्छा, अब आती है दूसरी मान्यता, आइसोट्रोपिक। ये इस बारे में है कि जब एक ही जगह पर खड़े होकर अलग अलग दिशाओं में देखा जाए तो मटेरियल कैसा बर्ताव करता है। तो एक आइसोट्रोपिक मटेरियल में एक ही पॉइंट से हर दिशा में प्रॉपर्टीज बिल्कुल एक जैसी होती हैं। जैसे इस डायग्राम में देखिए, एक ही पॉइंट से चाहे ऊपर की तरफ E1 देखें या साइड में E2 या फिर किसी और दिशा E3 में, मटेरियल का लचीलापन, उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम रहेगी। अब इसकी तुलना लकड़ी से कीजिए। लकड़ी के रेशे एक ही दिशा में होते हैं, इसलिए वो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग तरह से मजबूत होती है। आइसोट्रोपिक मटेरियल ठीक इसका उल्टा है, हर दिशा में एक जैसा। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, सीधी सी बात है। होमोजीनियस का मतलब है हर जगह एक जैसा, इसका लेना देना पॉइंट या लोकेशन से है। और आइसोट्रोपिक का मतलब है एक ही जगह से हर दिशा में एक जैसा, इसका लेना देना डायरेक्शन से है। बस इतना ही फर्क है। ठीक है, तो अब जब हमने ये मान लिया है कि हमारा मटेरियल एकदम परफेक्ट है, तो हम कुछ बेसिक फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके ये पता लगा सकते हैं कि लोड पड़ने पर वो कैसा बिहेव करेगा। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है स्ट्रेस और स्ट्रेन की। अच्छा, इन सब कैलकुलेशंस के लिए ना इंजीनियर्स एक आइडियल चीज का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं प्रिज्मे बार। ये कुछ नहीं, बस एक सीधी सादी रॉड है जिसकी मोटाई मतलब क्रॉस सेक्शन पूरी लंबाई में एक जैसा होता है। इसी मॉडल पर सारी कैलकुलेशंस की जाती हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट है स्ट्रेस, जिसे हम सिग्मा यानी सिग्मा से दिखाते हैं। ये बस ये बताता है कि किसी एरिया ए पर कितना अंदरूनी फोर्स P लग रहा है, मतलब मटेरियल अंदर से कितना तनाव झेल रहा है। और स्ट्रेस के साथ ही आता है स्ट्रेन, जिसे हम एप्सिलॉन से दिखाते हैं। ये हमें बताता है कि फोर्स लगने की वजह से वो चीज कितनी खिंच गई, या कहिए कि उसका शेप कितना बदल गया। इसे निकालने के लिए लंबाई में जो बदलाव आया डेल्टा L, उसे ओरिजिनल लंबाई L से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन रुकिए, ये जो हमारी परफेक्ट दुनिया है ना, इसे कुछ फिजिकल लॉज, कुछ नियमों का भी पालन करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन से कानून हैं जो इस पूरे सिस्टम को बांध कर रखते हैं। और ये नोट्स में बिल्कुल साफ साफ लिखा है, मटेरियल को हुक्स लॉ का पालन करना चाहिए। ये कोई सुझाव नहीं है, ये एक शर्त है। इस तरह के एनालिसिस के लिए ये जरूरी है, बिल्कुल जरूरी। हुक का नियम बहुत सिंपल सी बात कहता है कि ज्यादातर मटेरियल्स के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के सीधे प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब जितना ज्यादा आप किसी चीज को खींचेंगे स्ट्रेन, उतना ही ज्यादा उसके अंदर तनाव, स्ट्रेस पैदा होगा। और ये जो सीधा सादा रिश्ता है ना, इसी की वजह से इंजीनियर्स एकदम सटीक कैलकुलेशंस कर पाते हैं। और अब आता है हमारा आखिरी और बहुत ही कमाल का सिद्धांत, सेंट विनेंट का सिद्धांत। इसे आप एक तरह का इंजीनियरिंग शॉर्टकट समझ सकते हैं। ये कहता है कि आप किसी चीज पर लोड कैसे लगा रहे हैं, ये बात सिर्फ लोड लगाने वाली जगह के आसपास ही मैटर करती है। चलिए इसे समझते हैं।
देखिए, जहां पर ये फोर्स पी लगाया गया है, ठीक उस जगह के पास स्ट्रेस बहुत ज्यादा और कॉम्प्लेक्स है। लेकिन जैसे जैसे हम उस पॉइंट से दूर जाते हैं, स्ट्रेस आराम से पूरे एरिया में एक जैसा फैल जाता है, यूनिफॉर्म हो जाता है। और सच मानिए, इससे इंजीनियर्स का काम बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो आखिर में ये सब हमें क्या सिखाता है? यही कि जो महान इंजीनियरिंग है ना, वो सिर्फ मुश्किल मैथ्स के बारे में नहीं है, बल्कि वो उन स्मार्ट, सरल लेकिन बहुत पावरफुल मान्यताओं के बारे में है जो उस मैथ्स को काम करने लायक बनाती हैं। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि हमारे आसपास की दुनिया में और कौन सी ऐसी अदृश्य मान्यताएं हैं जो चुपचाप हर चीज को आकार दे रही हैं और जिनके बारे में हम कभी सोचते तक नहीं। इंजीनियरिंग में जब भी कुछ मजबूत बनाना होता है ना, तो सबसे पहले उसके फाउंडेशन को, उसकी एकदम बेसिक बनावट को समझना पड़ता है। तो आज हम प्रिज्मेटिक बार के जरिए बिल्कुल यही करने वाले हैं और हम देखेंगे कि इसकी जो एक्सेस हैं, इसकी जो धुरियां हैं, उनको समझना आखिर इतना जरूरी है क्यों। तो ठीक है, हम एनालिसिस करने तो जा रहे हैं, पर इससे पहले कि हम इसमें आगे बढ़ें, एक सवाल पूछना तो बनता है। हमारा असल मकसद क्या है? मतलब हम इस सबसे ढूंढ क्या रहे हैं? तो हमारा मेन गोल ये है कि हम कुछ ऐसे इक्वेशंस, ऐसे फॉर्मूले बना पाएं जिनसे हम ये प्रिडिक्ट कर सकें कि जब किसी चीज़ पर कोई फोर्स लगता है तो क्या होता है, उसका आकार कैसे बदलता है, उसके अंदर कितना स्ट्रेस, कितना तनाव पैदा होता है और वो कितना खिंचती है। मतलब बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो हम ये भविष्यवाणी करना चाहते हैं कि कोई भी मटेरियल दबाव पड़ने पर कैसा बर्ताव करेगा। ओके, तो अब हमें अपना मकसद पता चल गया है। तो अब सवाल ये है कि हम ये सब सीखेंगे किस पर, किसका एनालिसिस करेंगे? तो चलिए मिलते हैं हमारे आज के हीरो से। ये है प्रिज्मेटिक बार। आज की सारी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। तो ये प्रिज्मेटिक बार है क्या चीज़? देखिए, ये एक सीधी सादी सी पट्टी है जिसकी खास बात यह है कि इसका जो क्रॉस सेक्शन है, मतलब अगर आप इसे कहीं से भी काटें तो इसका आकार पूरी लंबाई में बिल्कुल एक जैसा यूनिफॉर्म रहता है। अब सोचिए, इस पर लगने वाले फोर्सेस के असर को अगर हमें समझना है तो हमें एक तरह की जीपीएस या मैप की ज़रूरत पड़ेगी, है ना? एक ऐसा सिस्टम जिससे हम इसके हर एक पॉइंट की सही लोकेशन बता सकें। तो चलिए, देर किस बात की, इस प्रिज्मेटिक बार के लिए अपना मैप बनाना शुरू करते हैं। एक एक करके इसकी सारी एक्सिस को समझते हैं। तो सबसे पहले आते हैं सेंट्रोइडल एक्सिस। इनको आप बस एक्स, वाई और जेड एक्सिस की तरह इमेजिन कीजिए। ये तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे होती हैं, बिल्कुल जैसे किसी कमरे का कोना होता है ना। बस यही हमारे एनालिसिस का बेसिक फ्रेमवर्क, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो जब ये तीनों एक्सिस एक्स, वाई और जेड एक साथ आती हैं तो वे एक तरह का 3D ग्रिड बना देती हैं और इस ग्रिड की मदद से हम बार के अंदर मौजूद लिटरली किसी भी पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा सकते हैं। और ये चीज़ आगे की सारी कैलकुलेशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अब आते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर, यानी अनुदैर्ध्य अक्ष। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है, इसे बार की रीढ़ की हड्डी मान लीजिए। ये एक इमेजिनरी लाइन है जो बार के हर क्रॉस सेक्शन के बिल्कुल बीच से, उसके केंद्र से गुजरती है। और हमारे इस केस में ये रीढ़ की हड्डी है ZZ एक्सिस। तो ये जो ZZ एक्सिस है ना, यही बार की लंबाई को डिफाइन करता है। जब भी हम इंजीनियरिंग में लेंथ ऑफ द बार की बात करते हैं तो असल में हम इसी एक्सिस की बात कर रहे होते हैं। सीधी सी बात है, ये दिखाता है कि बार किस डायरेक्शन में फैला हुआ है। तो एक हो गई लंबाई, यानी लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस। इसके बाद आते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस या अनुप्रस्थ अक्ष। अब ये क्या है? ये वो एक्सिस हैं जो बार के क्रॉस सेक्शन के पैरेलल यानी समानांतर चलती हैं। तो हमारे डायग्राम में ये हो गई XX और YY एक्सिस। अगर ZZ लंबाई है तो ये दोनों मिलकर उसकी चौड़ाई और ऊंचाई बताती हैं। बिल्कुल, तो ये X और Y एक्सिस दोनों मिलकर क्रॉस सेक्शन का पूरा प्लेन बना देते हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर Z एक्सिस ये बता रही है कि बार कितना लंबा है, तो X और Y एक्सिस मिलकर ये बताती हैं कि बार कितना मोटा है या उसकी प्रोफाइल कैसी है। तो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस यानी हमारी ZZ एक्सिस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पर होती हैं, और जो ट्रांसवर्स एक्सिस हैं यानी XX और YY वो क्रॉस सेक्शन के पैरेलल यानी समानांतर होती हैं। बस ये सिंपल सा फर्क याद रखना है। ठीक है, तो हमने टुकड़ों में तो सारी एक्सिस को समझ लिया, पर अब देखते हैं कि जब ये सब एक साथ जुड़ती हैं तो क्या होता है।
ये पूरी पिक्चर बनती कैसे है और सबसे ज़रूरी बात, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? और ये देखिए, ये सारी एक्सिस लॉन्जिट्यूडनल और ट्रांसवर्स मिलकर एक कंप्लीट कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देती हैं। हमारा वो मैप, वो जीपीएस अब पूरी तरह से तैयार है। अब हम इस बार पर लगने वाले किसी भी फोर्स या स्ट्रेस को परफेक्टली एनालाइज करने के लिए तैयार हैं। तो पॉइंट ये है कि ये जो पूरा एक्सिस सिस्टम है ना, यही हमारे सारे एनालिसिस की बुनियाद है, फाउंडेशन है। इसके बिना स्ट्रेस हो या स्ट्रेन, तनाव हो या खिंचाव, किसी भी चीज को सही सही मापना प्रैक्टिकली नामुमकिन है। अब जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, जरा सोचिएगा। जब कोई इंजीनियर एक बड़ा सा पुल या कोई ऊंची इमारत डिजाइन कर रहा होता है, तो इन बेसिक सी दिखने वाली एक्सिस को समझने में हुई एक छोटी सी मामूली सी गलती के नतीजे क्या हो सकते हैं? कभी ये सोचा है कि एक एल्यूमिनियम कैन जो इतना पतला और हल्का होता है, उस पर कोई खड़ा हो सकता है, लेकिन वही कैन उंगलियों के हल्के से दबाव से साइड से पिचक जाता है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि प्योर फिजिक्स है। चलिए आज इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए ना, हमें स्ट्रेस की छिपी हुई दुनिया को समझना पड़ेगा। हमें ये जानना होगा कि कैसे अलग अलग तरह के फोर्स किसी भी चीज के अंदर काम करते हैं और ये तय करते हैं कि वो चीज मजबूत रहेगी या टूट जाएगी। चलिए देखते हैं कि हम इस सफर में क्या क्या समझने वाले हैं। पहले हम लोड और स्ट्रेस के बेसिक्स जानेंगे। फिर देखेंगे कि फोर्स की जगह बदलने से, चाहे वो सेंटर में हो, थोड़ा साइड में हो या बिल्कुल बगल से लगे, क्या फर्क पड़ता है। और आखिर में इन सब को मिलाकर पूरी कहानी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी स्ट्रक्चर की मजबूती को समझने के लिए हमें दो शब्दों को जानना बहुत जरूरी है, लोड और प्रतिबल। सबसे पहले है लोड। अब लोड सीधी सीधी भाषा में किसी भी चीज पर बाहर से लगने वाला फोर्स है, जैसे सोडा कैन पर किसी का वजन या एक बिल्डिंग पर हवा का दबाव। ये बस एक बाहरी धक्का या खिंचाव है। अब जब बाहर से कोई लोड लगता है, तो चीज के अंदर के पार्टिकल्स भी चुप नहीं बैठते। वो उस बाहरी लोड का सामना करने के लिए एक अंदरूनी फोर्स पैदा करते हैं। इसी अंदरूनी रेजिस्टेंस को हम प्रतिबल या स्ट्रेस कहते हैं। चलिए सबसे बेसिक केस से शुरू करते हैं। क्या होता है जब फोर्स किसी चीज के बिल्कुल सेंटर में उसकी लंबाई के साथ साथ लगता है? इसे कहते हैं एक्सियल नॉर्मल लोड। इस डायग्राम में देखिए, फोर्स P एकदम ऑब्जेक्ट के सेंटर से, मतलब उसकी सेंटर लाइन से गुजर रहा है। इसे ऐसे सोचिए कि कोई सोडा कैन के ठीक बीचों बीच खड़ा है। सारा वजन सीधा नीचे की तरफ जा रहा है। और जब फोर्स इस तरह एकदम परफेक्टली सेंटर्ड होता है ना, तो इसका असर भी बहुत सीधा साधा होता है। ये सिर्फ एक ही तरह का स्ट्रेस पैदा करता है, डायरेक्ट स्ट्रेस। कोई घुमाव नहीं, कोई मोड़ नहीं, बस सीधा सीधा दबाव। और इसे एक सिंपल से फॉर्मूला से दिखा सकते हैं। स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। इसका मतलब है कि फोर्स पूरे एरिया पर बराबर बराबर फैल जाता है। और सोडा कैन का जो गोल शेप है ना, वो इस तरह के सीधे दबाव को फैलाने के लिए ही परफेक्ट होता है। लेकिन तब क्या होगा जब फोर्स बिल्कुल सेंटर में ना लगे? चलिए अब थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं और एक्सेंट्रिक लोड को देखते हैं। जरा इन दोनों की सीधी सीधी तुलना देखिए। एक्सियल लोड जैसा हमने देखा सेंटर पर लगता है और सिर्फ डायरेक्ट स्ट्रेस पैदा करता है, लेकिन इसेंट्रिक लोड सेंटर से थोड़ा हटकर लगता है और बस ये छोटा सा फर्क ही सारा खेल बदल देता है। ये डायरेक्ट स्ट्रेस के साथ साथ बेंडिंग स्ट्रेस यानी मोड़ने वाला स्ट्रेस भी पैदा करता है। तो जब फोर्स P सेंटर लाइन से E जितनी दूरी पर लगता है, तो ये दूरी एक तरह का टर्निंग इफेक्ट, मतलब एक मोड़ने वाला असर पैदा करती है। इसी दूरी को हम एक्सेंट्रिसिटी कहते हैं। तो पॉइंट ये है कि एक ही ऑफ सेंटर फोर्स अब ऑब्जेक्ट के अंदर दो तरह के स्ट्रेस पैदा कर रहा है। एक तो वो सीधा दबाव और दूसरा उसे मोड़ने की कोशिश, जिसे हम बेंडिंग स्ट्रेस कहते हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जहां से हमने ये सब शुरू किया था, कैन को साइड से कुचलना। ये तब होता है जब फोर्स ऑब्जेक्ट की लंबाई पर नहीं, बल्कि उसके परपेंडिकुलर यानी साइड से लगाया जाता है। यहां देखिए, फोर्स P ऊपर से नीचे लग रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट की लंबाई के आर पार। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई अपनी उंगली से सोडा कैन के साइड में दबाए। और जैसा हमने पहले देखा, ये साइड से लगने वाला फोर्स भी इतना सिंपल नहीं है। इसका भी एक कारण है, पर असर दो होते हैं। ये दो असर हैं।
पहला है shear स्ट्रेस, जो ऑब्जेक्ट को कैंची की तरह काटने की कोशिश करता है, और दूसरा बेंडिंग स्ट्रेस, जो उसे मोड़ देता है। और बस यही हमारी सोडा कैन वाली पहेली का जवाब छिपा है। उसकी पतली दीवारें इन दोनों फोर्सेस, खासकर बेंडिंग फोर्स के सामने बहुत ज्यादा कमजोर होती हैं। तो अब तक हमने अलग अलग तरह के लोड और उनसे पैदा होने वाले स्ट्रेस को समझ लिया है। चलिए अब इन सबको एक साथ रखकर पूरी पिक्चर देखते हैं। ये टेबल हमारी पूरी कहानी को एक नज़र में बताता है। देखिए, जब फोर्स सेंटर में था तो सिर्फ सीधा दबाव था। जैसे ही फोर्स सेंटर से हटा या साइड से लगा तो बेंडिंग और शियरिंग फोर्सेस भी सीन में आ गए। और सबसे कॉम्प्लेक्स केस में जब फोर्स साइड से भी हो और ऑफ सेंटर भी, तो बेंडिंग के साथ साथ टॉर्शनल यानी मरोड़ने वाला स्ट्रेस भी पैदा होता है। असल दुनिया में चाहे कोई पुल हो, कोई बिल्डिंग हो या कोई हवाई जहाज, उन पर लगने वाले फोर्सेस इन सभी सिंपल लोड्स का कॉम्बिनेशन ही होते हैं। इंजीनियर्स इन्हीं बेसिक प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को एनालाइज करते हैं और उन्हें सेफ बनाते हैं। तो अब हम ये तो जान गए हैं कि सोडा कैन ऊपर से मजबूत और साइड से कमजोर क्यों होता है। ये सब लोड की डायरेक्शन का खेल है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि हम ये तो समझ गए कि स्ट्रेस क्या है, पर कोई भी चीज कितना स्ट्रेस झेल सकती है, ये कैसे पता चलता है? ये एक और दिलचस्प कहानी है, यांत्रिक भार। हम कुछ इंजीनियरिंग नोट्स के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि असल में ये फोर्सेस क्या हैं, ये कैसे काम करते हैं और इन्हें अलग अलग कैटेगरी में कैसे बांटा जाता है। तो इस सवाल से ही शुरुआत करते हैं। हमारे आसपास की हर चीज, चाहे वो कोई बड़ी मशीन हो या फिर कोई पुल, लगातार किसी न किसी फोर्स का सामना कर रही है। इन्हीं फोर्सेस को लोड कहते हैं और इन्हें समझना ही एक सेफ और मजबूत डिजाइन की पहली सीढ़ी है। अगर ये समझने में जरा भी चूक हुई ना, तो पूरा डिजाइन फेल हो सकता है। अब किसी भी लोड को ठीक से समझने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। मतलब ये जानना जरूरी है कि फोर्स आखिर लग कहाँ रहा है, और यहीं पर ध्रुवीय अक्ष यानी पोलर एक्सिस का रोल आता है। तो ये पोलर एक्सिस है क्या चीज? देखिए, ये एक इमेजिनरी लाइन है। ऐसे समझिए जैसे कोई रॉड है और उसको बीच से काट दिया। अब जो फ्लैट सरफेस दिख रही है ना, उसके बिल्कुल सेंटर से 90 डिग्री पर जो लाइन गुजरेगी, वही है पोलर एक्सिस। ये हमें फोर्स का एनालिसिस करने के लिए एक सटीक सेंटर पॉइंट देता है। और ये जो डायग्राम है, ये इसे एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देता है। यहाँ पोलर एक्सिस उस चीज की पूरी लंबाई में उसके सेंटर से होकर जा रहा है। ये हमें एनालिसिस के लिए एक स्टेबल रेफरेंस लाइन दे देता है। तो अब आते हैं मेन हीरो पर, लोड। बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये किसी भी चीज पर बाहर से लगने वाला कोई भी फोर्स है, चाहे वो धक्का हो, खिंचाव हो या फिर कोई घुमाव। ये वही फोर्स है जिसका सामना करने के लिए उस चीज को डिजाइन किया जाता है। थ्योरी तो अपनी जगह है, पर असली मजा तो इसे एक्शन में देखने में है। तो चलिए नोट से कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स उठाते हैं। यहाँ एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है, एक पंखा। अब देखिए, पंखे के जो विंग्स हैं और जो रॉड उसे पकड़े हुए हैं, ये दोनों मिलकर उस हुक पर एक वजन डाल रहे हैं। सिस्टम का हर एक हिस्सा पूरे सिस्टम पर एक फोर्स लगा रहा है। यहाँ सबसे जरूरी बात पता है क्या है? वो ये है कि उस अकेले हुक को इन सारे फोर्सेस का वजन एक साथ झेलना पड़ रहा है। मतलब हुक पर जो टोटल लोड है वो पंखों और रॉड के लोड को मिलाकर बनता है। इसका मतलब है कि सिस्टम का हर एक हिस्सा टोटल लोड में अपना योगदान देता है और किसी एक हिस्से को इन सभी को संभालना पड़ता है। चलिए अब एक और क्लासिक मैकेनिकल सिस्टम देखते हैं। यहाँ एक शाफ्ट है, उस पर एक गियर लगा है और इस पूरे जुगाड़ को एक बेरिंग ने संभाल रखा है। अब सवाल यह है कि फोर्स एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाता कैसे है? और जवाब बिल्कुल सीधा है। यहाँ असली हीरो वो बेरिंग है, वही मेन सपोर्ट है। वो सिर्फ शाफ्ट का वजन नहीं उठा रही, बल्कि गियर का भी उठा रही है। तो लोड गियर से शाफ्ट पर गया और फिर शाफ्ट से सीधा बेरिंग पर, जो आखिर में पूरे सिस्टम को थामे हुए है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि लोड क्या होता है। अब देखते हैं कि इतने सारे अलग अलग तरह के फोर्सेस को इंजीनियर्स एक सिस्टम में कैसे रखते हैं, कैसे उन्हें क्लासिफाई करते हैं। यहीं से असली कहानी शुरू होती है। ये फ्लो चार्ट समझ लीजिए कि लोड्स को समझने का पूरा रोड मैप है। और सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, लोड्स को सबसे पहले इस बेसिस पे बांटा जाता है कि वो किसी चीज की सतह पर लग कैसे रहे हैं,
क्या वो सतह पर सीधा मतलब परपेंडिकुलर दबाव डाल रहे हैं या फिर सतह के साथ साथ पैरेलल उसे खिसकाने की कोशिश कर रहे हैं? तो बस यहीं पर पहला और सबसे बड़ा फर्क आता है। सोचिए, एक खंभे पर छत का वजन वो सीधा नीचे की तरफ दब रहा है ना? ये हुआ नॉर्मल लोड। अब जरा कैंची से कागज काटने के बारे में सोचिए। कैंची की धार कागज की सतह के पैरेलल चलती है। ये है शियर लोड। देखा, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है और दोनों लोड एकदम अलग हो गए। चलिए अब इस फ्लो चार्ट की एक ब्रांच को पकड़कर थोड़ा और अंदर चलते हैं और सिर्फ नॉर्मल लोड के अलग-अलग टाइप को समझते हैं। तो अगर हम फ्लो चार्ट के हिसाब से चलें, तो जब हमें पता चल गया कि ये एक नॉर्मल लोड है, तो अगला सवाल ये आता है, क्या ये फोर्स सीधे पोलर एक्सिस पर लग रहा है? अगर जवाब हाँ है, तो इसे कहते हैं एक्सियल लोड। और यहाँ से कहानी दो तरफ मुड़ती है। और ये दोनों रास्ते एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। जब किसी रस्सी को दोनों सिरों से खींचा जाता है, उसे कहते हैं टेंसाइल लोड यानी तनाव। और जब किसी कोल्ड ड्रिंक के कैन को ऊपर से दबाकर पिचका दिया जाता है, वो है कंप्रेशन लोड यानी दबाव। हैं तो दोनों एक्सियल लोड ही, पर एक खींच रहा है और दूसरा दबा रहा है। तो अब जब लोड्स का ये पूरा ढांचा हमारे सामने है, तो एक सवाल तो बनता है। जरा अपने आसपास की दुनिया को देखिए। कोई पुल, कोई बिल्डिंग या घर में रखी एक मामूली सी कुर्सी। क्या अब उसमें काम कर रहे इन टेंसाइल, कंप्रेशन और शेयर फोर्सेस को पहचाना जा सकता है? ये फ्रेमवर्क हमें हर एक स्ट्रक्चर को एक बिल्कुल नई नज़र से देखने का मौका देता है।